नमस्कार श्रोताओं, संजीवनी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11 के योगा एक्सपर्ट रोशन लाल जी। आज रोशन जी इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिर सी बात है कि योग से जुड़ी हुई बात करेंगे, समस्याओं का निदान योग से किस तरह से संभव है और अपनी रूटीन में इसे अपनाकर हम कैसे अपने आप को फिट एंड फाइन रख सकते हैं, इन बातों के बारे में वो बताएंगे। लेकिन जो टॉपिक आज के प्रोग्राम में हमने चुना है, वो हमने एक विशेष टॉपिक चुना है, खास तौर से बच्चों के लिए। और हमारा आज का टॉपिक रहेगा योग के द्वारा बच्चों का मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास। ये है इस प्रोग्राम का आज का टॉपिक और इसी विषय से जुड़ी हुई बात करेंगे और हमारे सवाल होंगे, जवाब होंगे रोशन लाल जी के। साथ में रोशन लाल जी की पसंद का गाना भी हम शामिल करेंगे। फिलहाल संजीवनी प्रोग्राम में रोशन लाल जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शुक्रिया जो मुझे मौका दिया जी। चूंकि आप अपनी सरकारी सेवा में व्यस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं। मस्त इस वजह से रहते हैं क्योंकि आप योगा एक्सपर्ट हैं। मस्ती खुद में होगी तो अपने आसपास भी बिखेरेंगे। तो अगर योग को अपना लिया जाए तो मस्ती हमेशा रहती है, मस्त रहता है आदमी। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक लाइन में अक्सर बोलता होता हूं कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसके साथ ही एक और लाइन बड़े लाइटर मोड में बोलते हैं कि मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। और खोज तो हो चुकी योग की, बस उसे अपनाने की आवश्यकता है जी। लेकिन आज जिस मौज की हम बात करेंगे वो है हमारा बचपन। आज का जो बचपन है वो रोशन जी घर के बाहर नहीं जाता है, भीतर रहता है। आज जो हमारा बचपन है इतना प्रेशराइज्ड हो गया है, उसके साथ साथ स्क्रीन पर टाइम इतना बढ़ चुका है हमारे बचपन का, उसको देखते हुए लगता है कि बचपन अब बचपन जैसा नहीं रहा। ठीक है, टेक्नोलॉजिकली हम आगे जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव है, तो उसका प्रभाव हमारे बच्चों पर भी आया है। उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक जो स्तर हैं वो भी थोड़े डगमगाए हैं, उनमें भी कहीं न कहीं हलचल हुई है। तो आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो हमारा टॉपिक है, कि योग के द्वारा बच्चों का मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास। कुछ सालों पहले बच्चों के लिए बात नहीं होती थी। अब क्योंकि बच्चे अपनी मौज में थे, हमने जैसा पहले कहा कि बच्चे अपनी मौज को भूल चुके हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज बच्चों के लिए जब हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, जैसे आपने शुरुआत की कि मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास, जब हम विकास की बात करते हैं, पर्सनैलिटी की बात करते हैं, तो संपूर्ण रूप से कि हमारा शरीर ठीक से काम कर रहा है, हमारा मन के जो विचार हैं वो कितना तेज चल रहे हैं। कहीं विचार इतने तेज तो नहीं चल रहे कि हमारी बॉडी के अंदर कंपन पैदा हो रही है, डिस्टर्बेंस आ रही है जी। इमोशनली हम इतने वीक तो नहीं है, भावनात्मक रूप से इतने कमजोर तो नहीं है कि कोई भी भाव, कोई इमोशन, गुस्सा, जेलसी या कोई और भाव हमारे ऊपर हावी हो रहा हो। अगर हो रहा है तो हमें उसको संतुलित करने की जरूरत है। हमारे शरीर का, मन का और भावनाओं का जो संतुलन है उसकी जरूरत है। और कहीं कोई ज्यादा हो गया, कम हो गया या डगमगा गया तो फिर मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। फिर तो जैसे आप मन का विचार, अगर एक क्रोध हम पे हावी होता है, गुस्सा अगर हम पे हावी होता है, तो ये मत समझें कि बस वो गुस्सा मन में आया और थोड़ी देर बाद शांत हो गया, वो अपना इम्पैक्ट शरीर पे छोड़ के चला गया। अगर हमें 20 साल बाद कोई बीमारी आती है, हम अपने सर के साथ होते हैं तो बात करते हैं, सर हमारे समझाते हैं कि 20 साल बाद बीमारी आनी है तो आज का क्रोध उसका जिम्मेवार है। ओहो, उसके लिए आज आपने कुआं खोद लिया। आज कुआं खोद लिया तो 20 साल बाद जाके आपको बीमारी वो पकड़ेगी। अच्छा, जो विचार आज आपके मन में आया, नकारात्मक आया, तो उसका असर 20 साल बाद नजर आएगा। क्योंकि और अगर आज सकारात्मक विचार आता है या बैलेंस्ड विचार आता है तो अगले 20 साल उसका फल मिलेगा। बिल्कुल। क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपके गुरुजी ने बताई। जी, डॉक्टर प्रहलाद राय जी, उनसे आपने सीखा है? उनसे सीख रहा हूं अभी भी जी। एक बात मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा, जैसे बच्चे का जो विकास है, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, इसके लिए हम कभी प्रयास नहीं करते।
हमारा एक एम्बिशन है, पेरेंट्स का एम्बिशन है कि बच्चे को मैंने डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। और जब बच्चा स्कूल में है तब तो उसको हमने सब कुछ बनाना है, म्यूजिशियन भी बनाना है, स्पोर्ट्समैन भी बनाना है, ऑलराउंडर बनाना है। लेकिन बच्चा उसको करने के लिए तैयार है, मानसिक शारीरिक रूप से वो कैपेबल है, उसकी कैपेसिटी है कि नहीं है, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं देख रहे हम पेरेंट्स, हम अपने हिसाब से बच्चे को चला रहे हैं। जो हम नहीं कर पाए वो अपने बच्चे में तलाश कर रहे हैं, बच्चे में तलाश कर रहे हैं और दबाव दे के तलाश कर रहे हैं, बच्चे की स्व इच्छा से हो। वो देखो उनका बेटा क्या कर रहा है, कितना अच्छा कर रहा है, वो इतना अच्छा पढ़ रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हो। हाँ, वो एक तो प्रेशर बिल्डअप करते हैं हम अपने बच्चे, प्रेशर बिल्डअप करते हैं। और अभी पीछे कोटा में कुछ सुसाइडल केसेस आए, वो बच्चों को वहां ऐसे लग रहा है कि जबरदस्ती भेजा गया पढ़ने के लिए, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, वो उसमें शायद नहीं उतना उनकी रुचि होगी, नंबर उतने नहीं ला पाए होंगे, कोई टेस्ट नहीं क्लियर कर पाए होंगे। तो ऐसे जो थॉट्स आते हैं सुसाइड के या नकारात्मक विचार, जिनको वो विचार आने लगता है जब पीयर ग्रुप का प्रेशर होता है कि मैं तो कर नहीं पाऊंगा, मेरे साथ वाले तो अब 90s ले गए, या जो वो नहीं भी करना चाहता उस पर लगातार दबाव आने से वो इतना बच्चा प्रेशराइज हो जाता है, वो कहता है मैं जी के भी क्या करूंगा, ऐसी जिंदगी का मैं क्या करूंगा, तो वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है। और वो आपकी सही बात है पहले वाली कि वो जो विचार हो सकता है कि बहुत साल पहले आया हो और आज वो अपनी पीक पर है। और बहुत दुखद बात है कि ऐसे बच्चों ने जो सुसाइड किया जी, वो समाज के लिए एक आईना है, समाज की आंखें खोली हैं कि हम जा कहाँ रहे हैं और हम बच्चे से जो उसकी एक्चुअल पर्सनैलिटी है, जिस तरफ वो जाना चाह रहा है, उस तरफ हम नहीं जाने दे रहे। अगर बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो है कि मैंने म्यूजिक में जाना है, फॉर एग्जाम्पल गिटार बजाना है, मैंने डांस करना है, कोई भी 2-3 एग्जाम्पल इस तरह की, स्पोर्ट्स में जाना है, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है। इसका एग्जाम्पल हम एक मूवी आई थी 3 इडियट, उसमें भी देखते हैं। अगर कोई स्पेशल बच्चा है तो तारे ज़मीं पे मूवी आई थी, उसमें भी हम देखते हैं। जी। तो किस तरह बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी को देखते हुए उसको हम ठीक से गाइड करें। और रोशन जी, जब हम ये बात करते हैं बच्चों के बारे में, आपने भी खुद देखा ही होगा जी, बच्चे आजकल मानसिक तौर पे बड़े परेशान रहते हैं, शारीरिक तौर से बहुत मोटे हो गए हैं, उनका खान पान जो है वो इस तरह से हो गया है कि उनका विकास ना मानसिक तौर से सही हो रहा है ना शारीरिक तौर से। इसके साथ साथ नेचुरली जो आसपास का माहौल है वो उन्हें भावनात्मक रूप से कमजोर बना रहा है जी। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि एज ए योग एक्सपर्ट आप भी लोगों से मिलते हैं, बच्चों से मिलते होंगे, वो कौन कौन सी बातें आजकल आपको बच्चों में नजर आ रही हैं, इन सबसे जुड़ी कोई उदाहरण आप पेश करना चाहें। सर, जैसे हम बच्चों का कैंप लगाते हैं, वर्कशॉप लगाते हैं सर के साथ मिलके, तो सर जो बात कहने की कोशिश करते हैं या हम जो अनुभव करते हैं वहां पे कि बच्चे पे पेरेंट्स का प्रेशर तो है ही है, स्कूल में जो एक प्रेशर बिल्ट हो रहा है बच्चे के ऊपर, और सबसे बड़ा उनका एकेडमिक स्टार्ट होता है 8 बजे से लेकर फिर 2 बजे तक। 8 से 2 के बीच में बच्चे के लिए खेल के लिए कोई समय नहीं है। खेल भी है तो उस पीरियड की तरह है कि 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा आपने खेलना है, उस वर्क की तरह है, फ्री माइंड खेल नहीं है उनका। और वो जो बच्चे के खेल की जो भावना है वो ठीक से वहां पे वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता, अधूरी रह जाती है। बच्चा बंधा बंधा फील करता है, एवरी टाइम वो बाउंडेड फील कर रहा है, और उसका जो बाउंडेड फील करना है वो लगातार उसको अंदर से खाया जाता है। उसकी सेहत धीरे धीरे डाउन आती जाती है। तो ना तो वो खेल में जा रहा है और ना वो योग कर रहा है, ना घर में कोई ऐसी एक्टिविटी है। घर में भी पेरेंट्स का भी यही हाल है मैक्सिमम का, अपने स्वास्थ्य का कहाँ ध्यान रख रहे हैं हम। और जो उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है तो वो दवाई लेते हैं, झट से दवाई लेते हैं कि 5 मिनट में ठीक हो जाए। बच्चे को भी दवाई देने की कोशिश करते हैं। जो हमारी प्राचीन पद्धति है, आयुर्वेद है, योग है या कोई भी और खेल, वो हम नहीं अपना रहे। जैसे आपने कहा कि वर्कशॉप लगाते हैं बच्चों के लिए, बच्चे वहां आते हैं, जो शारीरिक तौर से बच्चा कैसा वो तो आपको सामने से नजर आ गया, मानसिक तौर से जो थोड़ा परेशान बच्चा आपको लग रहा है या भावनात्मक रूप से लग रहा है, उसे आप कैसे देख पाते हैं? वो कौन कौन सी बातें जो आपको उन बच्चों में नजर आती हैं? मुझे जो अपने अनुभव से समझ में आई या समझ आ रही है कि बच्चे को हम कुछ कहने की फ्रीडम नहीं देते। बच्चा कुछ कहने लगता है, हम कहते तुझे नहीं पता, तू रहने दे, हाँ तू, तेरी एज नहीं है अभी, तू बड़ा नहीं हुआ इतना। जबकि बच्चा इक्वली हमारे उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने हम अपने आप को समझते हैं। हो सकता है हमसे अच्छी बात कह दे, हमसे अच्छी ही कहेगा, क्योंकि हमसे 20, 30, 40 साल अगली जनरेशन है। हम तो 20, 30 साल पीछे के हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन है, वो आगे नहीं बात करेगा।
नहीं बात करेगा तो उसको नया एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो कैसे करेगा, और हमारी सोच थोड़ी पीछे, तो हम कैसे उसके साथ कोप अप करें, कैसे उसके यानी साथ... बच्चों को हम कान नहीं देते हैं। यस, बच्चों की बात सुनते ही नहीं, हम अपनी बात उनके ऊपर थोपते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे झूठ बोलना सीखते हैं। जब एक्सेप्टिव नेचर नहीं है हमारा, रिसीविंग नेचर नहीं है, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा दूसरा रास्ता पकड़ेगा, झूठ बोलेगा, जो कुछ गड़बड़ करेगा, जहां कुछ कोई और चीज गलत संगति में जाएगा, वो बताएगा ही नहीं घर पे, या ऑनलाइन जाकर उससे रिलेटेड ऐसी चीजें देखेगा जिसके बारे में उसको मालूम नहीं है। वो एक अपनी राय बना लेगा जिंदगी के लिए। यस, उसको लगेगा कि पेरेंट्स ठीक है, मजबूरी में इनके साथ रह रहा हूं, लेकिन जो उसके अंदर गुस्सा भरता है, जब हम कहते हैं कि बच्चे पेरेंट्स के साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहे जब बुजुर्ग होते हैं, तो अपनी वर्कशॉप में जो बच्चों से आप मिलते हैं, तो आपको ये लगता है कि ये बच्चे आज, आपको लगता है कि पहली बार खुल के बात कर रहे हैं उस वर्कशॉप में, ऐसा लगता है? पहली बार तो कर ही नहीं पाता बच्चा, उसको लगता है कि मैं कुछ बोलूंगा तो मुझे डांट दिया जाएगा। पहली बार का मतलब कि उस वर्कशॉप को जब वो अटेंड कर रहा है, जितने दिन भी उसने अटेंड की है, जी, तो आखिरी दिन या 4-5 दिन के बाद आपको लगता है कि अब ये कुछ खुलने लगा है, पूरा खुलने लगा है बच्चा, और वो सारी बातें करता है जो उसके पेरेंट्स उसको कहने की कोशिश करते हैं। तो उस वर्कशॉप में आपको अंदाजा लग जाता है, जितने दिन वर्कशॉप आपने लगाई है, उसके आखिरी दिनों में आप ये बता देते हैं कि इसको ये समस्या है और इसके बाद इसका हल ये है। बहुत टाइम लगता है किसी समस्या को समझने के लिए, लेकिन बच्चा खुल के बात करने लगता है, और फिर वो जो चीज उसके माइंड में, उसके थॉट्स में, उसके इमोशंस को टच कर रही है, थॉट्स को टच कर रही है, वो उसको एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेसिव होता है। तो पहले समस्या को समझा जाता है कि बच्चे को समझ के फिर उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की बात करते हैं। तो फिर उसका स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, तो हेल्थ, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन। अगर उसकी मानसिक स्थिति, शारीरिक जो उसका मापदंड है वो सही रहेगा, तो भावनात्मक रूप से भी वो सही रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। तो सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग, बच्चे को समझें, उसको एक्सेप्ट करें जैसा वो है, और फिर धीरे धीरे उसके अंदर ये बात जाए कि मुझे स्वस्थ रहना है, मुझे हैप्पी रहना है, मुझे सेटिस्फाइड रहना है, बच्चा समझे जी। और फिर उसको हम जो भी योग की क्रियाएं हैं, आसन है, प्राणायाम है, वो बच्चे बहुत खुल के करते हैं, आनंद से करते हैं, तो वो हम करा सकते हैं। तो अब ये तो आपने बच्चों के मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास को लेकर या उनकी जो समस्याएं हैं उनको लेकर बात की है। यहाँ आपकी पसंद का एक पहले गाना शामिल करते हैं। मुझे एक गाना सुना था सुर फिल्म का, आ भी जा। जी, लकी अली का। बहुत अच्छी पसंद है आपकी, और ये गाना हम प्ले करते हैं जी। उसके बाद फिर इस प्रोग्राम में आपसे मिलते हैं। आ भी जा, आ भी जा, ऐ सुबह आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा, ऐ सुबह आ भी जा, रात को कर विदा दिल रुबा, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा, ऐ सुबह आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा, ऐ सुबह आ भी जा, रात को कर विदा दिल रुबा, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा, ऐ सुबह आ भी जा। मेरे दिल के पागलपन की ओ सीमा क्या है, यूं तो तू है मेरी छाया, तुझ में हो तेरा क्या है, मैं हूँ गगन तू है ज़मीं, अधूरी सी मेरे बिना, रात को कर विदा
चाहे जिसको कुछ कुछ तुझसा दिखता क्यों है, जानू जानू ना मैं तेरा मेरा रिश्ता क्यों है, कैसे कहूँ कितना बेचैन है दिल मेरा तेरे बिना, रात को कर बेदा दिल रुबा भी जा, आ भी जा, आ भी जा, ऐ सुबह आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा, ऐ सुबह आ भी जा। स्वागत है फिर से आप सभी का प्रोग्राम संजीवनी में। एक बार फिर से आज हमारे साथ हैं पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11 के योग एक्सपर्ट श्री रोशनलाल जी। रोशनलाल जी आज हमें बच्चों का मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास योग के द्वारा, योग क्रियाओं के द्वारा, आसनों के द्वारा कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मानसिक स्थिति को मजबूत करना है बच्चे की, बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, बच्चे खेलना भी चाहते हैं, बच्चों के आसपास जो वातावरण है उसका बहुत सारा प्रेशर रहता है, बहुत सारी चीजें आजकल और चल रही हैं जहां कहीं न कहीं बच्चों पर भी मानसिक दबाव आता है। तो उस दबाव को कम करने के लिए योग कैसे योगदान देता है, उसके बारे में बताइए। योग के बारे में हमारे बहुत सारे ऋषियों मुनियों ने बताया है कि हम किस तरह से अपने आप को संतुलित रखें। मैं उनकी बताई ही 2-4 बातें आपसे शेयर करूंगा। जब भी हम गुस्सा होते हैं, जब भी हम शारीरिक रूप से थकते हैं, जब इमोशनली, भावनात्मक रूप से डिस्टर्ब होते हैं, तो हमारी सांस, हमारी जो ब्रेथ है वो उखड़ती है, यानी उसकी जो लय है वो उसमें खराबी आती है, बहुत तेज होने लगती है। क्रोध में हमारी सांस कैसे चलती है, बहुत तेज चलती है और छाती से चलती है, पेट से नहीं चलती, लंग्स से चलती है, ऊपर से पेट के डायफ्राम तक, नीचे तक सांस नहीं जाती, नेवल बाहर नहीं आती। जैसे छोटा बच्चा लेटा है तो सांस से उसका पेट हिल रहा है, जी जी जी, जी। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो हम चेस्ट से सांस लेते हैं, और क्रोध में तो बहुत छाती फूलती है, ऐसे हमारी सांस बहुत तेज चलती है। तो जब भी कोई इमोशन, थॉट हमें पकड़ता है तो ब्रेथ हमारी डिस्टर्ब होती है। तो पहला तो हमने अभ्यास करना है कि हमारी सांस वो गहरी हो, वो डीप हो, वो नाभि से हो। योग में इसे हम योगिक ब्रीदिंग, और योगिक ब्रीदिंग का आधार अब्डोमिनल ब्रीदिंग हम इसे कहते हैं जी। तो सांस को जब बाहर छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए, सांस जब लेते हैं तो पेट बाहर। इसका अभ्यास अगर हम 5 मिनट से शुरू करें, मैं कोशिश करता हूं और मेरा अपना अनुभव भी है कि जब भी मैं गहरी सांस लेता हूं तो मेरे चल रहे थॉट, मेरे इमोशंस वो कूल होते हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि कोई थॉट जैसे था ही नहीं। कुछ क्षण फिर थॉट आते हैं। मतलब कभी भी पढ़ने वाले विद्यार्थी को, बच्चे को ये लगे या उनके पेरेंट्स को लगे कि बच्चा आज मानसिक तौर से कुछ डिस्टर्ब लग रहा है, तो ये जो ध्यान विधि जो आप बता रहे हैं, इसे अगर रेडियो पर आप थोड़ा सा करके बताएं, नजर तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये सांस के आने जाने से अंदाजा लगा सकते हैं हमारे जो श्रोता हैं। जी जी। सांस जैसे हम छोड़ते हैं नाक से, तो अपना बायां हाथ नाभि पे रख ले। फिर सांस जब लेते हैं तो पेट हल्का सा बाहर आएगा। फिर सांस छोड़ेंगे नाक से तो सांस बाहर आएगा। और ये जब हम किसी इमोशन में, थॉट में है, तब अप्लाई नहीं होगी हमसे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर हम किसी इमोशन में हैं, थॉट में हैं, तो ये अप्लाई नहीं होगा, उस टाइम पे नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर हम रोज अभ्यास कर रहे हैं किसी भी विधि का, ये तो एक विधि है, विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियां हैं ध्यान की। कोई भी विधि हम चुन लें जो हमें सूट करती है, जिसे हम रिलैक्स फील करते हैं, तो वो निरंतर अभ्यास करने से 5-10 मिनट, फिर उस टाइम पे ये अप्लाई हो सकती है। फिर झट से अप्लाई हो जाए, फिर याद आएगा, ओह मेरी सांस उखड़ गई, ये तो बहुत नॉर्मल थी, सहज थी, इसको क्या हो गया, साथ के साथ गहरी सांस ली। या दूसरा बंदा जो हमारे साथ पेरेंट्स हैं वो भी कर रहे हैं, तो बच्चा अप्लाई करेगा, तो वो कहेंगे बेटा सांस थोड़ी गहरी ले, कोई बात नहीं, कूल, विचार आया, थॉट आया, इसको देख, सांस को देख, थोड़ा इमोशन को देख। और सांस लो में भी सांस को छोड़ना है पहले। आप देखेंगे जीवन जब हमें मिलता है तो पहली सांस हम अंदर लेते हैं, और सांस जब बाहर गई और वापस नहीं आई तो मृत्यु घटित होती है जी। तो एक सांस में जीवन और मृत्यु दोनों हर पल घटित हो रहे हैं। तो सांस ली तो जीवन आया, सांस छोड़ी
तो हमने सांस को छोड़ना सीखना है। तो पहले जब ये करनी है विधि तो पहले सांस को छोड़ना है, छोड़ना है, एक्सेल करना उसके बाद उसको गहराई से भरना है, भरना है, फिर छोड़ना है, धीरे धीरे भरना है। धीरे धीरे भरना है। हाँ, और सांस जितनी गहरी होती जाएगी उतना धीरे धीरे हम रिलैक्स शांत होते शांत जाएंगे। होते जाएंगे। बच्चों को इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छा तरीका है जो मैं कई बार अप्लाई करता होता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे बच्चों को गुब्बारे दे दिए, नॉर्मली बच्चे अभ्यास नहीं कर पाते सांस का, तो गुब्बारे दे दिए, बेटा गुब्बारा फुलाओ, पहले कौन फुलाएगा, तो बच्चा वो फटाफट फुलाने की कोशिश करता है, तो ना चाहते भी सांस के साथ कनेक्ट हो गए। फिर मैं कहता हूँ अच्छा देखो पेट फूलता है गुब्बारे की तरह, तो बच्चा फुला के देखो, सर फूल गया, अच्छा गुब्बारा फोड़ के दिखाओ, तो बच्चा सांस छोड़ता है, मेरा गुब्बारा पहले फूटा। तो कैसे हम एक प्ले वे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो यस गई, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के बच्चे को पता और भी नहीं बच्चे लगा, बड़े खुश होते होंगे। बच्चे खुश होते हैं। दूसरी बात जो इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये तो श्वास का आधार हो गया नेवल के साथ। आजकल जो बच्चा इमोशन को सुप्रेस करता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता। हाँ, सबसे बड़ी एक ये भी प्रॉब्लम है, कुछ कहता नहीं है, जी, अपने आप में रहता है, आजकल ये बात भी नहीं करता है। तो इसमें क्या करते हैं हम कि बच्चे को इमोशनली कुछ अगर वो रोने लगता है तो नहीं अच्छे बच्चे रोते नहीं, जोर से नहीं बोलना, यानी बच्चा कुछ कहना भी चाह रहा है, 2 साल 2.5 साल 3 साल तक के बच्चे की हम चीख भी सुनेंगे, कुछ तोड़ेगा तो भी सुनेंगे सब कुछ, फिर धीरे धीरे डूज एंड डोंट्स लगाते जाएंगे और बच्चा अपने चीजों को दबाना सप्रेस करना शुरू कर देता है। वो उसकी आदत में शामिल हो जाता है कि मुझे ये इमोशंस दबाने हैं, दबाने, किसी को बताना नहीं। यस। तो उसको कैसे रिलीज करें, तो पहली बात तो हमारी हुई थी कि समझें हम कि बच्चा कहना क्या चाह रहा है, फिर उसको रिलीज करने का तरीका है कि कैथारसिस, योग की भाषा में एक आसन है, सिंहासन कहते हैं उसे, सिंहासन, सिंहासन, शेर की तरह शेर की गर्जना। तरह गर्जना है। सांस पहले नाक से लेनी है जी, मुंह खोलना है, जीभ निकाल के तो पूरी नेवल अंदर जाएगी, नाभि फिर अंदर गई, और जो इमोशन थे, जो चीखना चाह रहा है बच्चा, ये मैं कम से कम बच्चों को बोलता हूँ अच्छा 5 मिनट आपके पास, वो सारे इमोशन जो है शेर की दहाड़ में बाहर आ गए। जी, और बच्चे बहुत जोर से चीखते हैं, और 5 मिनट में क्या 3 साढ़े 3 मिनट में वो कहते हैं सर बस गला गया, अब बस आराम दे दो। अब जो बच्चा 3 मिनट चीख लिया, कैथारसिस हो गया, उसने सारी एनर्जी निकाल ली, अब एक तो उसका गला ठीक हो गया, उसने अपने इमोशन रिलीज कर दिए, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हुआ, सांस ठीक हुआ, अब वो मेंटली भी लाइटर फील करेगा, आज मैंने चीखे मारी, मजा आ गया। तो बच्चे को कैसे हम खाली करें, हाँ, तो उसका जो भार है, जी, जो उसके भार से कहीं ज्यादा है, उसे कैसे खाली किया जाए, आसान किया जाए, यस, वो ये तरीके हैं। ये तरीके। जी जी। अच्छा, ये बताइए, ये जो आपने पहले ध्यान विधि बताई, उसके बाद आपने सिंह आसन बताया, जी, इन्हें जितनी देर कर सके वो तो अलग बात है, विद्यार्थियों के लिए या एक खास किसी स्थिति में कोई मेंटल प्रेशर आ गया, जी, जी, तो हमें कितनी सेकंड या कितनी मिनट करना चाहिए उस खास स्थिति में? जी, अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं फिर तो 3 से 5 मिनट के बीच में हम रिलैक्स फील करेंगे, लेकिन हम रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो फिर हम 1 मिनट भी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए फिर मैं एक थोड़ा सा और एड ऑन कर रहा हूं, हाँ, कि सांस लिया, सांस को रोक देना है। हालांकि सांस रोकना हर एक के बस की बात नहीं होती है जो प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन जैसे ही सांस रोकेंगे जो माइंड में थॉट चल रहा है वहां से हम कट जाएंगे, क्योंकि हमारा ध्यान वहां चला जाएगा, ध्यान वहां चला गया। तो जैसे ही माइंड डाइवर्ट हुआ, सांस पे आए, सांस रुकता ही, सांस थोड़ा मुश्किल से रुकेगा उस टाइम पे, अभ्यास कर रहे हैं रेगुलर, फिर रुक जाएगा, तो उस काउंट शुरू कर ले, 1 2 3, कितने काउंट किए मैंने, 5 सेकंड रुका है, अगली बार 7 करता हूं, मैक्सिमम 5 आगे बढ़ते जाएंगे, 5 to 10 ब्रेथ ओनली, 5 to 10 ब्रेथ में ही हम थोड़ा इजी फील करेंगे। ये तो नहीं कहूंगा कि एकदम हम समस्या से बाहर आ गए। और देखिए, ये जो आपने बताया कोई इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, जरा सा समझने की और समय निकालने की आवश्यकता। पहले समझ, फिर अभ्यास, और फिर निरंतर अभ्यास। जी 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 जी। एक मैं और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि बच्चे का एक पैशन होता है किसी न किसी चीज में, जैसे मान लो मेरा पैशन म्यूजिक है, मुझे जैम्बो एक ड्रम होता है छोटा सा, वो बजाना अच्छा लगता है, तो जब भी थॉट चल रहा है, जब कोई सिचुएशन ऐसी है लाइफ में, क्योंकि लाइफ में सिचुएशन हमसे पूछ के नहीं आएगी कि मैं आ जाऊं, मैं आई कम इन सर, ऐसे पूछ के नहीं आएगी, लाइफ में सिचुएशन आएगी, वी विल हैव टू फेस, हमें उसको फेस करना है, उसके बीच में से निकलना है, तो उस टाइम हमारा पैशन बहुत काम देता है। अगर कोई गिटार बजाता है, कोई डांस करता है, कोई ड्राइंग करता है, कोई खेलता है, बस कोई हमारा शौक है, हॉबी है, यस यस यस, वो हमें जिंदा रखता है, वो रिलीज करता है हमारे प्रेशर यस यस। तो मैं क्या करता हूं, मैं ड्रम बजाने बैठ जाता हूं, तो जब मैं ड्रम बजाता हूं, ड्रम बजाने से मेरा जो इमोशंस है, मेरे जो थॉट चल रहा है, थॉट वहां से डाइवर्ट हो गया, डाइवर्ट हो गए, वो प्लेइंग में आ गया, मेरी एनर्जी किस में यूटिलाइज होगी, हाथों में यूटिलाइज हाथों में चली गई, अब हाथों की एक्सरसाइज भी हो गई, थक भी गए, रिलैक्स भी हो गए, रिलैक्स भी।
तो बहुत अच्छी बातें आपने, बड़ी प्रैक्टिकल बातें बताई हैं। और जो हमारे इस प्रोग्राम में अमूमन ये प्रोग्राम का समय ऐसा है जब विद्यार्थी अपने अपनी कक्षाओं में होते हैं या पढ़ने में व्यस्त होते हैं, उनके मम्मी पापा तो सुनते ही हैं, अगर कोई विद्यार्थी भी सुन रहा है तो आज उसे इन चीजों की बहुत अच्छी आप जानकारी दे रहे हैं जी। तो रोशन लाल जी, अब ये भावनात्मक जो इम्बैलेंस होता है उसके बारे में आपने बताया कि उसको किस तरह से काबू में लाना है। अब हम बात करते हैं जो शारीरिक तौर पे बच्चे बहुत मोटे हो रहे हैं, उनका खान पान ऐसा है या वो सारा दिन बैठे रहते हैं, तो मोटापा जो है आने लग गया है। खाने पीने का विषय तो अलग है, लेकिन एज ए योग एक्सपर्ट आप उनके लिए कौन से ऐसे आसन बता सकते हैं आसान से जो उनके मोटापे पर काबू ला सकता है खान पान के साथ साथ? मैं सिर्फ 2 बातें इसमें ऐड करूंगा समय के अनुसार। कि पहली बात तो जो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्वस्थ रहे, वो कोई ना कोई एक्सरसाइज, आसन, कोई भी एक्सरसाइज शुरू करें, पेरेंट्स करें तो बच्चे में ऑटोमेटिकली चली जाएगी। अदरवाइज पेरेंट बच्चे को कहेंगे तू कर, खुद नहीं करेंगे तो बच्चा नहीं करेगा, 4 दिन करेगा छोड़ देगा। अब योग कैसे इसमें योगदान देगा, तो सिर्फ बच्चों के लिए मुझे समझ में आता है कि 3 आसन है, ताड़ासन, तिरक ताड़ और कटी चक्र। ये 3 आसन, एक में बॉडी स्ट्रेच होती है, दूसरे में साइड बेंड होती है और तीसरे में ट्विस्ट होती है। तो ये हमारे डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम को बैलेंस रखती है इन टोटलिटी। दूसरा इसमें ऐड कर रहा हूं सूर्य नमस्कार, जो बच्चे सीख सकें कहीं जाके। 12 स्टेप्स हैं, 7 आसन हैं, वो रिपीट होते हैं, तो कम समय में किए जा सकते हैं। बॉडी की आगे पीछे मूवमेंट भी है, स्ट्रेचिंग भी है, तो सूर्य नमस्कार विल बी हेल्पफुल। तो ये तीनों किसी भी योग एक्सपर्ट से वो सीख सकते हैं पहले? जी। रोशन जी, वैसे तो हम आपसे बातें बहुत सारी और करना चाहते थे, जाते जाते कोई कैप्सूल सभी के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए? कैप्सूल पहला तो श्वास का है, जो सभी एक साथ बैठ के कर सकते हैं। और दूसरा कैप्सूल जो मैंने आसन का दिया, 3 आसनों का, टीटी के, ताड़, तिरक ताड़ और कटी चक्कर, यहां से शुरू कर लें, बाकी ये खींच के आपको अपने आप स्वास्थ्य की तरफ ले जाएगा। तो रोशन लाल जी, आप हमारे संजीवनी प्रोग्राम में पधारे। आज आपने बच्चों का मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास किस तरह से योग के द्वारा हो सकता है, या इस क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उन्हें किस तरह से योग के द्वारा हम काबू में ला सकते हैं जी, और एक नई जीवन धारा को अपना सकते हैं, इसके बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इस प्रोग्राम में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी चंडीगढ़ के प्रोग्राम संजीवनी में मैं आया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। स्वस्थ रहें, खुश रहें, फिर मुझे बुलाएंगे, ऐसे ही मैं आता रहूंगा। शुक्रिया। अच्छा, तो इस प्रोग्राम में अपना तकनीकी सहयोग दिया हमारे साथी चंद्रशेखर नेगी ने। अब अगले सप्ताह एक और विशेषज्ञ से आपकी और हमारी होगी मुलाकात। तब तक के लिए अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।